पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि येलो ड्रैगन जैसे ही मोशन के ऊपर अटैक करने वाला था और उसकी जान के लेने वाला था कि सही टाइम पर वहां पर यांग जिन आकर पहुंच जाती है, जो कि असल में मोशन की मां है। और वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसके सामने येलो ड्रैगन टिक ही नहीं पाता। वो सिर्फ येलो ड्रैगन को नहीं मारती बल्कि ब्लैक डीमन सेट के जितने भी बदमाश आए हुए थे, जो भी लोग नॉर्थर्न स्पेशल एकेडमी पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उस सभी की वाट लगा देती है। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था और इस तरह से नॉर्थर्न स्पेशल एकेडमी आज बच जाती है, वरना तो आज यहाँ पर उसका खत्म होना बिल्कुल तय था। लेकिन इसके बाद यांग जिन वहां से जाने लग जाती है, क्योंकि रियलिटी में वो यहाँ पर नहीं आई थी। उसकी बॉडी जो थी कुछ टाइम के लिए सिर्फ अपीयर हुई थी और टाइम पूरा हुआ तो वो वहां से जा रही थी, लेकिन मोशन उसको जाने नहीं देना चाहता। वो उससे वादा करता है कि मैं आपको जरूर ढूंढ निकालूंगा, चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो, हमेशा आपको अपने पास ही रखूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम नॉर्थर्न स्पेशल एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल जमा थे और जो भी इस बैटल के अंदर अपनी जान गंवा चुके थे ना, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। एक मेमोरियल रखा जाता है ताकि जितने भी लोगों ने जान गंवा दी अपने सेक्ट को बचाने के लिए, उनका नाम हमेशा हमेशा याद रखा जा सके। पूरा सेक्ट बिल्कुल इमोशनल हो चुका था क्योंकि अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। फिर भी आधे लोग बच गए थे, लेकिन आधे लोग तो उन्होंने अपनी जान गंवा ही दी थी। सोनर ये कहने लग जाती है कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर जीत गए हैं। जिस बैटल को जीतने के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो बैटल हम जीते, लेकिन मुझे ऐसी खुशी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि ये जीत जो है ना, वो उन लोगों को वापस नहीं ला सकती जो अपनी जान गंवा चुके हैं। ये जो मेमोरियल था वो लोगों को उदास करने, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत देने के लिए था। इस वजह से वो लोग कहना चाहते कि जानते हैं ये खुशी का मौका नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों ने हमें बचाने के लिए, इस सेट को बचाने के लिए अपनी जान दी है, उनके लिए हमें खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसीलिए अपनी जान गंवा दी थी ताकि आगे चलकर हमें कोई तकलीफ ना हो, हमारा सेट सही सलामत रहे। इसके बाद जो भी डीन और मास्टर वगैरह थे, वो सारे के सारे डिसाइबल से कहना चाहते कि देखो, तुम सभी को पता होगा कि ये जो बैटल था ना, उसमें हमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। जान का नुकसान हुआ ही है, माल का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और शायद हमें इस सिचुएशन से उभरने में काफी टाइम लगेगा। ऊपर से हमारा सेक्ट जो है वो दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। बाकी के जो सेक्ट वाले हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और इस वजह से उनका सेक्ट मजबूत है। लेकिन मैंने अपने सेट के वो जो नॉर्थर्न हेवन गेट है उसको भी बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपने अगर डिसाइपल को मैं वहां पर भेजूंगा तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी, जो कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरा डिसाइपल खतरे में आए। और इसी वजह से अपने डिसाइपल को डेंजरस सिचुएशन में ना डालते हुए मैंने उनको उतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी ही नहीं है। अगर उतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी होती तो हो सकता है कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए होते, लेकिन मुझे पता है कि इस सफर में कितने लोगों की जान चली जाती, इसलिए मैंने माना कि चलो कोई बात नहीं, हमारा सेक्ट उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन मेरे डिसाइपल तो सही सलामत रहेंगे। बाकी सेक्ट के डिसाइपल इतनी डेंजरस ट्रेनिंग लेते हैं कि न जाने कितने डिसाइपल उनके मर जाते हैं, लेकिन सेक्ट के लीडर वगैरह को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको पावरफुल लोग चाहिए। लेकिन मैं अपने हर एक डिसाइपल को एक जैसा देखता हूं, मुझे हर एक डिसाइपल से उतना ही प्यार है जितना कि जो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो कमजोर हो। इसलिए मैंने कभी भी तुम लोगों को बहुत डेंजरस सिचुएशन में नहीं डाला है। तो ये सुनकर चैनशिंग और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर मास्टर से कहना चाहते हैं कि मास्टर, हम लोग कमजोर नहीं है, आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हम उस नॉर्थर्न हेवन गेट के अंदर जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, हम मुसीबत में बढ़ जाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज उसका गेट खोलिए। हम अंदर जाना चाहते हैं, वहां जाकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकि अगली बार जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, दुश्मन हमारे पर हमला करने आए, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, हमें उतना ज्यादा अगली बार नुकसान ना हो। तो इसलिए प्लीज उस जगह का गेट ओपन कर दीजिए। मोशन और बाकी लोग सभी मास्टर से यही कह रहे थे कि हम इस चीज के लिए तैयार हैं। तो इसके बाद सारे के सारे डिसाइपल को उसी नॉर्थर्न हेवन गेट के पास लेकर आया जाता है, लेकिन ड्रैगन फिश और बेमिंग जो था वो मोशन से कहना चाहते कि देखो मोशन, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो वैसे भी इसके अंदर जाने के लिए हेवनली रैंकिंग के जो टॉप रैंकिंग के बंदे होते हैं ना, सिर्फ उनको ही जगह मिलती है, वही लोग अंदर जा सकते हैं। एक ये बात हो गई। ऊपर से दूसरी बात ये है कि तुम्हारी जो थंडर बॉडी है ना, उसको अलग तरह की पावर चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन इस गेट के अंदर जो भी जाता है मेहनत करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उसको स्पिरिचुअल पावर ज्यादा मिलती है, लेकिन तुम्हारी थंडर पावर के लिए ये जगह खास नहीं है। तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मैंने तो ये थंडर बॉडी टेक्निक सिखाई है, तो मैं उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, लेकिन तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। पर मोशन उसके अंदर जाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो नहीं जा पाएगा तो लूली तो इस गेट के अंदर जाएगी, और गेट के अंदर जो जाता है कम से कम उसको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। तो मोशन 6 महीने तक के लूली को नहीं देख पाएगा। ये चीज उसको पसंद नहीं आ रही थी कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं 6 महीने तक के लूली से दूर रहूं। तो अब यहाँ पर वो जो नॉर्थर्न हेवन गेट था उसका ओपन कर दिया जाता है। जितने भी डिसाइपल वगैरह थे जो भी एलिजिबल थे उसके अंदर जाने के लिए, वो सभी अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन मोशन पीछे रह जाता है, क्योंकि उसको थंडर बॉडी प्रैक्टिस करनी तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बाकी के जितने भी उसके दोस्त वगैरह थे वो कहने लग जाते कि अरे मोशन, फिक्र क्यों करते हो, लूली की टेंशन मत लो, हम है ना यहाँ पर, हम सब लूली को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, उसको कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी सिर्फ 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद तो तुम उससे वापस मिल ही लोगे। तो इतने टाइम के अंदर तुम्हें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपनी जो थंडर बॉडी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करना चाहिए। लूली भी मोशन से कहती कि मोशन फिक्र मत करो, 6 महीने बाद हम वापस से मिल जाएंगे और इन 6 महीने में अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं भी प्रैक्टिस करने के लिए ही जा रहे हैं। मोशन
उसको जाने अभी भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि 6 महीने तक कि वो लूली से दूर कैसे रह पाएगा। वो उसको कान में कुछ कहता है और इस चीज पे लूली कहने लग जाती कि ठीक है, फिर ये वादा रहा, मैं जरूर ये चीज पूरा करूंगी जब बाहर निकल कर आई तो। लेकिन अब यहाँ पर मोचन ने उसके साथ क्या वादा किया, क्या बात हुई, ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग जो था वो मोचन से कहना चाहता है कि तुम्हें लाइटनिंग टेरिटरी के अंदर जाकर अपनी थंडर बॉडी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एक बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 6 महीने के अंदर जितने वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तुम्हें दुगना से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनके बराबर होने में 6 महीने के अंदर। मतलब जहां पर तुम प्रैक्टिस करोगे वो जगह उतनी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई भी नहीं है, और अगर तुम्हें उस नॉर्दर्न हेवन गेट के मुकाबले में इतना स्ट्रॉन्ग बनना है जहां पर जितना तुम जाकर 6 महीने में स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो तुम्हें उन लोगों से दुगनी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम उसके बराबर हो पाओगे। तो मोचन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, कभी मैंने आसान रास्ता चुना ही नहीं, चाहे मैं कहीं भी क्यों ना चले जाऊं, दुगनी या 3 गुनी मेहनत करनी होगी, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। तो वो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग कहना चाहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे पर भरोसा, तभी तो मैंने तुमको अपना डिसाइबल बनाया और तुम्हें थंडर बॉडी टेक्निक सिखाई है। मुझे पता है कि तुम ये सारे काम अच्छे से कर लोगे। वैसे भी हमारी नॉर्थ स्पेशल एकेडमी की जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे कम ही होते जा रही है, तो तुम्हारे सही कोई हिम्मत वाला बंदा चाहिए जो इसकी रेपुटेशन वापस से बढ़ा सके। अभी जो बैटल हुआ था उसके अंदर वो वू लियांग भी शामिल हो गया, जो कि वैसे तो हमारा दुश्मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो दुश्मन बनने के लिए तैयार हो चुका है। उसकी हेवनली सेंट एकेडमी जो है वो भी अब हमारे पीछे पड़ चुकी है। तो मोचन कहता है कि हमारी नॉर्थ स्पेशल एकेडमी ने किया क्या है उस हेवनली सेंट एकेडमी का, जो वो हमारे पीछे पड़े हैं, हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग कहता है कि मोचन, ये दुनिया बहुत बड़ी है, पावर के लिए लोग क्या क्या नहीं कर लेते, तुम नहीं समझ सकते। तुम जब और बड़े हो जाओगे ना, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा कि लोग थोड़ी सी पावर हासिल करने के लिए किस हद तक के गिर जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर जाओगे ना, तो वो जगह तो और ज्यादा खतरनाक होगी तुम्हारे लिए। ये हमारी नॉर्थ स्पेशल एकेडमी ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सामने एक छोटा सा चेस पीस है। अगर हम उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर तुम्हें कितने खतरनाक हो, कितने घटिया लोग नजर आ रहे हैं जो पावर के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो नॉर्थ स्पेशल एकेडमी छोड़ो, ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर क्या क्या होगा तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मोचन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं चेस पीस रहूं या उसका एक पियादा क्यों ना रहूं, लेकिन फिर भी मैं पूरा चेस गेम जीत सकता हूँ। यानी कि मैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड के ऊपर भी सबको दिखा सकता हूँ कि मैं कोई कमजोर नहीं, कहाँ से आता हूँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या मैं बना हूँ वो सबको दिखाकर मैं अपना नाम कमाने वाला हूँ। और बिल्कुल ऐसा करेगा मोचन नॉवल के लास्ट में, जब वो रूलर बनेगा ग्रेट 1000 वर्ल्ड का। तो इसके बाद वो जो मास्टर ओल्ड मैन था वो मोचन को प्रैक्टिस करवाने के लिए उसे लाइटनिंग टेरिटरी के अंदर ले आता, और यहाँ पर आने के बाद मोचन की प्रैक्टिस चालू हो चुकी थी। यहाँ की जो लाइटनिंग पावर थी वो मोचन को इतनी तकलीफ दे रही थी कि उसकी हालत खराब हो रही होती है। ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग कहता है कि मोचन, फिक्र मत करो, चिल्ला लो, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, जितना हो सकता है उतना रो लो तुम यहाँ पर। तुम्हारा ये सीक्रेट मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा कि तुम रो रहे थे प्रैक्टिस के दौरान। मोचन के दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि वो जो ब्लैक पेपर था ना, उसने मुझे ये बताया था कि मैं सॉवरेन बॉडी हासिल कर सकता हूँ। तो अगर मैं सॉवरेन बॉडी हासिल कर लूँ ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा माँ तक पहुंचना और उनको बचाना। तो मेरा अगला टारगेट सॉवरेन बॉडी हासिल करना ही होना चाहिए। तो जैसे मोशन का थोड़ा सा ध्यान भटकता, ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग कहता है कि यार मोशन, तो अपना ध्यान कैसे भटका रहे हो, अभी तुमको और ज्यादा प्रेशर देता हूँ इस लाइटनिंग पावर का। तो और ज्यादा लाइटनिंग पावर पटक पटक कर मारता हुआ मोशन के ऊपर। वो मोशन को एकदम खतरनाक, एकदम भयंकर वाली ट्रेनिंग दे रहा था ताकि मोशन एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। मोशन की भी ट्रेनिंग चल रही थी, बाहर जो दूसरे डिसेबल गए हुए थे उस नॉर्थन हेवन गेट के अंदर, उनकी भी ट्रेनिंग चल रही थी। वो जगह भी लिटरली बहुत ज्यादा भयंकर होती है, लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हारते क्योंकि अभी आने वाला एकेडमिक कंपटीशन में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। और अगर जब वो लोग यहाँ पर इस छोटे से ट्रायल को नहीं पास कर पाए तो एकेडमिक कंपटीशन वो कैसे ही जीतेंगे। तो वहां पर एलिमिनेट जल्दी ना हो जाए, इसलिए ये लोग यहाँ पर जी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे कि नहीं, हम मेहनत करेंगे और उसके बाद कंपटीशन में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि बाकी सेक्टर वाले बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर इन लोगों को हराना उतना मुश्किल नहीं होगा। इसी वजह से पहली बार नॉर्थ स्पेशल एकेडमी के मास्टर ने अपने डिसेबल को इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी है ताकि खुद को वो तैयार कर सके आने वाले कंपटीशन के लिए। और इसी वजह से डिसेबल भी हिम्मत नहीं हार रहे थे, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन फिर भी वो ये करते जाते हैं। और इतने टाइम की लाइटनिंग अंदर तड़पते हुए इतनी भयंकर ट्रेनिंग को करने के बाद आखिरकार मोचन कामयाब हो जाता है। उसने अपना ब्रेक थ्रू किया, लेवल ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि अपनी जो थंडर बॉडी है उसको ब्रेक थ्रू किया था। और अब उसकी थंडर बॉडी मिडिल स्टेज पे पहुंच चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की लग रही होती है। क्या ही वो बैडएस लग रहा था, एकदम गोल्डन कलर का, और उसका लुक भी एकदम चेंज हो गया होता है, लाजवाब दिखने लग गया था। वो बहुत ही ज्यादा भयंकर और काफी खतरनाक। तो इस चीज को देखकर तो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग मोशन की तारीफ करता गया, चलो ठीक है, तुमने मेरी इज्जत बचा ली, वरना लोग कहते हैं कि मेरा डिसेबल होने के बावजूद भी तुम कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाए। तो मोशन कहता है कि हाँ, मैं कभी किसी को निराश नहीं करता हूँ, जो भी मुझे ट्रेनिंग देता है उसका नाम अपने आप रोशन हो जाता है मेरी वजह से। तो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग कहता है कि अच्छा, इसका मतलब मैंने तेरे लिए कुछ किया ही नहीं, तू अब जो कुछ करेगा तभी मेरा नाम रोशन होगा, अबे तेरे से पहले बड़े बड़े झंडे गाड़ चुका हूँ मैं। तो मोशन कहते हैं कि अच्छा माफ कर देना, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब मैं उस स्पिरिचुअल रोड पे गया था जहाँ पर जीसवान से भी
मेरा मुकाबला हुआ था, तो मैंने सुना कि उस रोड को ना फायर ग्रेड एकेडमी ने बनाया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतने खतरनाक रोड को फायर ग्रेड एकेडमी ने कैसे बनाया? जैसे पर ड्रैगन फिशर बेमी कहता है कि मिरर ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए। मिरर ऑफ जजमेंट एक बहुत ही कमाल का पियरलेस सेंट आर्टिफैक्ट है। वो मिरर ऑफ जजमेंट एक एकेडमी इस्तेमाल नहीं करती, एक के पास उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, पूरी 5 एकेडमी मिलकर उस मिरर का इस्तेमाल कर पाती है और उसी के जरिए उन लोगों ने इतना खतरनाक स्पिरिचुअल रोड तैयार किया था। अगर तुम्हें मिरर ऑफ जजमेंट देखना है ना, तो आने वाला जो एकेडमी कंपटीशन है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि जो उस कंपटीशन के एकेडमी वाले सेमीफाइनल या फाइनल तक के पहुंचता है ना, तो उसको एक बार थोड़े टाइम के लिए मौका मिलता है मिरर ऑफ जजमेंट के अंदर जाने का। तो कैसे बना है मिरर ऑफ जजमेंट, है क्या चीज, वहां पर किस तरह की पावर है मौजूद है, अगर तुम्हें इनके बारे में बहुत डिटेल में जानना है ना, तो तुम्हें उस कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा और वो मौका हासिल करना पड़ेगा जब तुम्हें चांस मिलेगा मिरर ऑफ जजमेंट के अंदर जाने का। तो मोशन कहता है कि इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया तो शायद मुझे कभी भी जाके आने का मौका नहीं मिलेगा उस मिरर ऑफ जजमेंट के अंदर। तो अब मुझे ये कंपटीशन ना सिर्फ खुद की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, अपने सेट की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए जीतना है, बल्कि मुझे यहाँ पर मिरर ऑफ जजमेंट के लिए भी इस कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर ड्रैगन फिशर बेमी से कहता है कि मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग दीजिए ताकि मैं इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकूँ, क्योंकि वो कंपटीशन को ज्यादा टाइम है नहीं, तो मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो ओल्ड मैन जो मास्टर था वो कहना चाहते कि यार बस मेरा काम हो गया, मैं तुम्हें अपनी लाइटनिंग बॉडी ब्रेक थ्रू करवा दिया है, तो उतना मेरा काम था, लेकिन आगे की ट्रेनिंग के लिए तुम्हें लिंजी के पास जाना पड़ेगा। मैंने उसको यहाँ पर बुला लिया, वो आती होगी, तुम उससे आगे की ट्रेनिंग लो, मेरा काम तो हो गया, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने के लिए। अब जो भी तुम्हें ट्रेनिंग देगी वो लिंजी देगी। तो जैसे यहाँ पर मोशन आगे बढ़ा था, उसको वहां पर लिंजी नजर आती जो कि बैठी हुई थी और काफी डेंजर पोज में बैठी हुई थी। उसको देखकर तो मोशन की नजरें थोड़ी देर के लिए उसी के ऊपर टिक जाती है और यहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि जरा देखो तो सीनियर लिंजी जो है वो दिन ब दिन और ज्यादा सुंदर ही होते जा रही है। तो लिंजी कहते हैं कि बस अपने जुबान पे थोड़ा सा लगाम दो, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तो मोशन कहते हैं कि अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आगे की जो ट्रेनिंग है वो उसके लिए आपने किस तरह का प्लान बनाया, किस तरह की आप मुझे ट्रेनिंग देने वाली हैं? तो लिंजी कहती है कि मेरी स्पेशल एनर्जी तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं आ जाएगी, चाहो तो मेरी स्पेशल एनर्जी ले लो। तो ये सुनकर मोशन कहना चाहते हैं कि अरे नहीं ये नहीं कर सकता, आपको पता है ना ये स्पेशल एनर्जी लेने का प्रोसेस क्या होता है, अगर माँ को पता चला तो वो मुझे यहाँ पर आकर बहुत मारेगी कि मैं कैसे हरकत कर रहा हूँ। तो ये सुनकर लिंजी कहना चाहती है कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जो भी पगोड़ा आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं और उसके खास करके यिन पार्ट को प्रैक्टिस करते हैं ना, जो कि आसान काम नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, और इस चीज को करने के लिए कभी कभार जो ये प्रैक्टिस कर रहा होता है ना उसको अपना शरीर कुर्बान करना पड़ता है उन लोगों के लिए जिसके पास यंग पार्ट होता है पगोड़ा आर्ट का। थोड़ा डिटेल में लिंजी नहीं बता रही थी, लेकिन ज्यादा के अपने लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर यिंग और यांग पार्ट का कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है। मतलब लड़की के पास यिंग पार्ट होगा और लड़के के पास पगोड़ा आर्ट का यांग पार्ट होगा ना, तो दोनों को गुलू गुलू करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे तो यही चीज समझ में आ रही है। और अभी यहाँ पर वो जो लिंजी है उसके अंदर यिन पार्ट है और मोशन के पास ना वो यांग पार्ट है। तो मोशन कहना चाहते हैं कि सीनियर लिंजी आपको ये लगता है कि माँ ने आपको जानबूझकर पगोड़ा आर्ट का यिन पार्ट दिया है और मुझे यांग पार्ट दिया है ताकि आगे चलकर आप मेरी हेल्प कर सके पगोड़ा आर्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में, क्या आपको ये लगता है? तो लिंजी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो जो कहेंगे वो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि उन्होंने मेरी जान बचाई तो मैं अपनी उनके लिए जान भी कुर्बान कर दूं, तो ये बहुत छोटी चीज है। अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा पगोड़ा आर्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं अपनी खुशी से भी ये काम करने को तैयार हो जाऊंगे। लेकिन मोशन तो यहाँ पर लिंजी के मजे लेते हुए कहता है कि नहीं देखो तो आप कितना शर्मा रही हो, आपको लगता है कि पहले से ही मेरी मम्मी ने आपको मेरी दुल्हनिया बनाकर तैयार कर दिया था ताकि आगे चलकर कभी ऐसी जरूरत आए तो आप मेरे लिए हेल्प कर दें। सच कह रहा हूं मैं, आप यही सोच रही थी ना? तो ये सुनकर तो बेचारी लिंजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो शर्मा रही थी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम उल्टी बातें सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचा मैंने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको फिक्र करने की किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैंने आपको इसलिए यिंग पार्ट पगोड़ा आर्ट कर नहीं दिया कि आप आगे चलकर मेरे साथ वो काम करें, बल्कि आपको आपके लिए वो काम दिया होगा माने, ताकि उसके जरिए आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकती हैं। आपको कभी भी इस तरह के ख्याल अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मैं वैसा इंसान हूँ ना मैं आपको वो करने दूंगा, चाहे कोई भी मजबूरी क्यों ना आ जाए। उल्टा माने जो आपको पगोड़ा आर्ट दिया है ना उसके जरिए आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मुझसे मिले, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मैं हमेशा आपको सीनियर ही कहकर बुलाऊंगा और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तो ये सुनकर लिंजी कहती कि अच्छा जरा देखो अपने आप को, तुम कौन से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तो मोशन कहता है कि अरे इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए ना, ताकि आगे चलकर कोई ऐसी सिचुएशन है तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो लिंजी कहती है चलो ठीक है बहुत हो गया नाटक। वैसे भी तुम्हारा पगोड़ा आर्ट जो था वो येलो ड्रैगन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, तो मैं उसको फिक्स करके दूंगी तुम्हारा, और तुम्हारा जो पगोड़ा आर्ट का यांग पार्ट है ना उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी ताकि तुम आगे चलकर पगोड़ा आर्ट का और अच्छे से इस्तेमाल कर सको। तो चलो हाथ से कड़ी वाली ट्रेनिंग शुरू होती है। तो यहाँ पर अब लिंजी मोशन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। वो उसको ट्रेनिंग देती है, उसका पगोड़ा आर्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी और ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर मोशन ने ये काम कर दिया तो उसके पगोड़ा आर्ट का भी लेवल ब्रेक थ्रू होगा, वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये ट्रेनिंग नॉर्मल नहीं थी, ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड थी और मोशन को ये
ये करना पड़ता है और इस चीज के लिए बहुत प्रीशियस मतलब महंगे चीजें भी लगती हैं ताकि मोशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो डीन तो पूरी तरह से फुल सपोर्ट में थे कि मोशन को जो चाहिए होगा मैं अपनी तरफ से उसको ला कर दूंगा, बस मोशन मेहनत करता जाए, प्रैक्टिस करता जाए और स्ट्रॉन्ग बनता जाए। तो थोड़ी देर की मेहनत के बाद यहाँ पर मोशन अपना जो यांग पार्ट था उसको पूरी तरह से फिक्स कर लेता है और यहाँ तक कि वो जो लिंजी थी वो अपना यिन पार्ट भी उस यांग पार्ट के साथ मिला देती है और जैसे यिन और यांग का कनेक्शन बनता है, मतलब वो हरकत करके नहीं कनेक्शन बना है, यहाँ पर पावर के जरिए कनेक्शन बना। तो जो पगोड़ा आर्ट था वो अपना पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अब सिर्फ नॉर्मल पगोड़ा आर्ट नहीं था, इसको आप कहेंगे ग्रेट पगोड़ा आर्ट, जो कि पगोड़ा आर्ट का सेकंड स्टेप है। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी नॉर्थन हेवन गेट का सीन देखते हैं जहाँ पर सुजवान और लूली जो थे ना दोनों एक पूल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब तालाब होता है जो स्पेशल पानी से भरा हुआ था और यहीं पर रहकर दोनों अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सुजवान थोड़ी सी उदास थी क्योंकि लिंगर की जान चली गई थी ना इस बैटल के अंदर, जो कि उसकी बहुत खास दोस्त और फैमिली मेंबर की तरह थी। तो उसको खोने के बाद सुजवान थोड़ी सी उदास होती है। वो लूली से कहना चाहती है कि लूली तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हो, क्योंकि ये जो तालाब है ना ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में स्पेशल वाटर से भरा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ घंटों तक की प्रैक्टिस कर पाती हूँ। यहाँ तक कि चेन शेंग हेवनली रैंकिंग के फर्स्ट नंबर का बंदा है वो भी उतना ज्यादा दिन तक के नहीं रह सकता इस तालाब के अंदर, वो भी मैक्सिमम 2 दिन तक क्या रह पाएगा, लेकिन तुम 3 दिन तक क्या रह रही हो और यहाँ रहकर प्रैक्टिस करिए, क्यों इतना ज्यादा खुद पे प्रेशर डाल रही है, क्या कुछ जरूरी काम करना है तुम्हें। तो लूली कहती कि नहीं जरूरी काम तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ से अभी जाने वाले हैं ना, टाइम पूरा हो रहा है यहाँ पर रहने का, तो इसलिए मैं जल्दी मेहनत कर रही हूँ ताकि कंपटीशन से पहले मैं मोशन के साथ थोड़ा सा टाइम बिता सकूं। तो सुजुआन भी कहती कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्योंकि मोशन भी काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगे तो तुम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो अब लूली जो थी वो उस जगह से बाहर निकल कर आ चुकी थी, पहले वही बाहर निकल कर आ गई, बाकी लोगों को भी 2-3 दिन लगेगा बाहर आने में। तो जैसे वो बाहर आई थी मोशन उसके इंतजार में खड़ा होता है, वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि लूली देखो तो तुम 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो, तुमने अपना ह्यूमन बॉडी डिजास्टर भी कंप्लीट कर लिया। लूली तो कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ उसको गले मिलकर यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि काफी टाइम से वो दोनों अलग थे ना, एक दूसरे को नहीं देख पाए थे, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। दोनों एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिनों बाद आपस में मिलकर। तो ये होने के बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं मूचन के फादर को, वो काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे और अपने घर के अंदर ही बैठे हुए होते हैं, क्योंकि मूचन उनसे मिलने के लिए आने वाला था। तो जैसे मूचन यहाँ पर आता है ना, उसके फादर तो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मूचन तुम आखिरकार यहाँ पर आ गए, कितने दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब वो लूली को देखते तो वो कहते कि अरे ये कौन है, इसको तो मैंने पहली बार देखा। तो लूली भी यहाँ पर मूचन के फादर से मिलकर कहती है कि अंकल मेरा नाम लूली है और मैं मूचन की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तो अंकल कहते हैं कि अच्छा तो तुम लूली हो जिसके बारे में मूचन 24 घंटे बात किया करता था, हर टाइम वो खाली तुम्हें ही याद किया करता था, क्योंकि मूचन अपना लेटर भेजा करता था ना, तो उसके अंदर अपने आप से ज्यादा वो तुम्हारा जिक्र करता था। मूचन यहाँ पर अपने फादर से कहना चाहता है कि फादर आपको पता है ये लूली ना अब आपकी बहू होने वाली है, कुछ ही टाइम के अंदर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो उसके फादर भी कहते हैं कि शाबाश मेरे बच्चे, तुम अब इस काबिल हो चुके हैं कि तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम पहले से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करता हूँ। तुम लिटरली में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो ना कि मैं खुद तुम्हारी पावर को ढंग से पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मेरे से कहीं गुना ज्यादा आगे तुम निकल चुके हो। और यही चीज मुझे इमोशनल भी करती है और बहुत ज्यादा प्राउड भी महसूस करवाती है। तो मूचन कहता है कि ये सब चीज की शुरुआत मुझे मिली कहाँ से, आपसे और माँ से ही तो मिली है। जब आपका बेटा रहूंगा तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा क्या इतनी जल्दी। तो उसके फादर कहते कि अरे मेरा नाम क्यों ले रहे, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी था वो तुम्हारी माँ के अंदर था। तो मूचन कहता है बहुत कमाल की बात की, अरे फादर आपके कल्टीवेशन टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियां पढ़ाने के टैलेंट की बात कर रहा हूँ। अब आप भी नॉर्मल इंसान होते हुए इतनी कमाल की मेरी मम्मी को पटाया है, तो मैं भी तो यहाँ पर कितनी कमाल की लड़की को पटाया हूँ ना, कम से कम ये वाली स्किल तो मुझे आपसे मिली ही है। तो उसके फादर भी ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। मूचन कहता है कि फादर मैं मम्मी से मिला था। तो ये सुनकर तो उसके फादर बिल्कुल हैरान और खुश हो जाते हैं और कहना चाहते हैं कि अरे तुम उससे मिले थे, बताओ ना वो कैसी है, वो क्या कर रही थी, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो मूचन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो रियलिटी में कहाँ पर है, उन्होंने बस इतना बताया कि वो कहीं पर तो ट्रैप है, सिर्फ उनकी कुछ टाइम के लिए फिजिकल बॉडी अपीयर हुई थी जब मेरा पगोड़ा आर्ट डिस्ट्रॉय हुआ था तब। पर फादर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने उस टाइम भी मम्मी से वादा किया कि मैं उनको जाकर बचाऊंगा, चाहे वो दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना हो। मैं आपसे भी वादा करता हूँ कि मैं मम्मी को लेकर आऊंगा आपके सामने और आप दोनों को मिलवा कर आऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। इसके लिए मुझे कितने भी खतरे क्यों ना उठाने पड़े, कितना भी कुछ क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो दिन जल्दी आएगा जब आप दोनों को मैं एक साथ मिलाकर खड़ा करूंगा। तो उसके फादर कहते कि मुझे ये करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मम्मी जो है ना वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कोई नॉर्मल लड़की है ही नहीं। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पास्ट क्या है, तुम कुछ भी नहीं जानते उनके बारे में। मैं हमेशा सिर्फ एक चीज को लेकर कोसता हूँ कि मैं उसके जितना काबिल क्यों नहीं रहा। अगर मैं उसके जितना काबिल होता ना तो कभी भी वो इस सिचुएशन में फंसती ही नहीं और मैं उसको हर खतरों से बचा लिया होता। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी उसके साथ शादी करके। तो मूचन कहते हैं कि नहीं फादर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी
भी नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं मम्मी को लेकर आऊंगा। तो उसके फादर कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने, कम से कम जो काम मैं नहीं कर पाया तो तुम तो कर लोगे, मैंने पूरी उम्मीद तुमसे लगाई है और तुम्हारे पर पूरा मुझे यकीन है कि तुम ये काम करके दिखाओगे। जब तुम अपनी दुल्हनिया को घर पे ला सकते हो तो मेरी दुल्हनिया को कैसे नहीं लेकर आओगे। बीच बीच में बड़ी कमाल की कॉमेडी भी हो रही थी यहाँ पर। तो इसके बाद ये सारे के सारे लोग मस्त यहाँ पर खाना पीना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर मूचेन के फादर उससे कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी ना नए डिसाइपल को हायर कर रहा है और तुम्हारे जो अंकल के बेटे हैं वो और भी जो तुम्हारे कजन भाई वगैरह हैं उनको भी मौका मिला है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने का, उनको सिलेक्ट कर लिया गया है ना। कमाल की बात ये कि तुम अपने कजन वगैरह से भी वहां पर मिल पाओगे। तो मूचेन भी कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको भी ये करने का मौका मिला। सारे लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हैं और ये खुशी का मौका था कि ये लोग अपनी फैमिली से मिले थे, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम के अंदर कॉम्पिटिशन चालू होगा तो उसमें न जाने क्या फैसला निकलता है, कौन क्या कर पाता है वो कोई नहीं जानता। इसलिए सारे लोग अपनी फैमिली से यूनाइट होकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहां पर पटाखे वगैरह भी फूट रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आज सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि आज न्यू ईयर होता है और न्यू ईयर की वजह से यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा था। अभी न्यू ईयर यहाँ पर इसलिए दिखाया गया क्योंकि चाइना में अभी न्यू ईयर चल रहा है। अपना न्यू ईयर तो जनवरी में आता है ना, लेकिन चाइनीज लोगों के हिसाब से उनका न्यू ईयर अभी आता है। इस वजह से अभी इस सीरीज में भी न्यू ईयर दिखाया गया और हो सकता है कि आज के दिन और भी जो एपिसोड होंगे उसके अंदर भी न्यू ईयर दिखाया जा सकता है। तो मूचेन के जितने भी दोस्त वगैरह थे सारे के सारे इस न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट करते, बहुत खुशी का मौका था। तो ये लोग यहाँ पर इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं और यहाँ पर अच्छे से टाइम पास करते हैं। और यही करने के लिए मूचेन भी यहाँ पर आया हुआ था। लूली भी बहुत ज्यादा खुश होती है मूचेन की फैमिली से मिलकर, क्योंकि वो अब इसी फैमिली का आगे चलकर हिस्सा बनने वाली है ना, तो उसको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मूचेन अब इतना स्ट्रॉन्ग तो बन ही चुका है कि वो जल्दी अपनी माँ को बचा लेगा, लेकिन कब वो उसको बचाएगा ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।